तो सीधे देहरादून लिए चलते हैं जहां पर सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपीए की सरकार थी तो आखिरी के 3 वर्ष 2011 से 2014 जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है पेट्रोल डीजल का वो 108 रुपये बैरल था, डॉलर प्रति बैरल था। 108 डॉलर प्रति बैरल पिछले 3 साल में 11 से 14। उस समय पेट्रोल था 71 रुपये और डीजल था 57 रुपये। आज क्रूड ऑयल की जो कीमत है 45 पहुंच गई थी और आज उससे बहुत कम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और साथियों आप सब जानते हो जब अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है तो डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा है तो क्या कारण है कि उसका जो फायदा है वो आप आम नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे हैं। एक जन कल्याणकारी सरकार होती तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे हुए दामों का सीधा लाभ वो आम जनता को पहुंचाती है। बनस्पत आप उसके टैक्स बढ़ा रहे हो, सेस बढ़ा रहे हो, एक्साइज बढ़ा रहे हो और लगातार बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि रुक गए हो। जैसे मैंने कहा पिछले 6 महीने में 66 बार ये दाम बढ़े हैं। फिर केंद्र की सरकार बोलती है कि हम आत्मनिर्भर सरकार बनेंगे। वो नारा सुना आपने आत्मनिर्भरता का? अब हकीकत जान लीजिए। देश में जितनी खपत होती है पेट्रोल डीजल की उसमें से 25% हम लोग अपने देश से पैदा करते थे। यहाँ हम तेल के कुएं खोदकर उत्पादन करते थे और 2014 में 24% तेल पेट्रोल की जो खपत थी वो हमारे भारत के संसाधनों से पैदा करते थे। आज हम सिर्फ 18% अपनी पूरी खपत का भारत से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो निवेश होता है खोजने का, तेल पेट्रोल के खजाने खोजने का, उस निवेश को कम कर दिया गया ताकि हम बाहरी देशों पर निर्भर रहें। एक तरफ सरकार बोलती है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ जो 25% हमारा खुद का उत्पादन था 14 में, आज वो 18% पर आ गया है। ओएनजीसी सबसे बड़ी पीएसयू है, उसका जो फाइनेंस कॉस्ट थी 2014 में 36 लाख थी। आज ओएनजीसी की जो फाइनेंस कॉस्ट है 2800 करोड़ है। सवाल यह है कि ओएनजीसी को मजबूर किया गया कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो गैस ब्लॉक है वहाँ के लिए 24,000 करोड़ रुपए का ऋण लें। तो संस्थानों को, पीएसयूज को, भारत सरकार के जो नवरत्न हैं उनको कमज़ोर करने का काम किया गया। और बार बार जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो जवाब में हमको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन बातों से हमको जवाब मिलते हैं। लेकिन आम व्यक्ति की जीवन को जो कठिन बनाने का काम सरकार कर रही है उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी केंद्र सरकार, मैं राजस्थान से आता हूँ, केंद्र सरकार को आज बकाया है राजस्थान को 7,140 करोड़ रुपए देने जीएसटी के, वो नहीं दिए हैं। पंजाब को 7,400 करोड़ रुपए देने, वो नहीं दिए हैं। तो पक्षपात और भेदभाव की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। और साथ ही जैसे मैंने पहले कहा, पेट्रोल डीजल का जो बंटवारा होता था, जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी, उसका जो बंटवारा था पहले 2014 में केंद्र सरकार के पास 6.5 रुपये आता था और राज्य सरकारों को 3 रुपये मिलता था। 6.5 रुपये केंद्र सरकार, 3 रुपये राज्य सरकार। आज का आंकड़ा सुन लीजिए, 32 रुपये केंद्र सरकार और 50 पैसे राज्य सरकार। तो जो पैसा हम और आप देते अपनी जेब से उसका ऑलमोस्ट सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। सवाल यह है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और एलपीजी जो गैस का कनेक्शन है, बहुत सुना मैंने, उज्ज्वला योजना में बहुत लोगों को फायदा हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे साथियों, गैस के दाम बढ़ते थे 5-10 रुपये, तो यही लोग हमारे बीजेपी के साथी सिलेंडर खाली सर पे लेके पूरी सड़कों पे घूमते थे। आज वो भाजपा के नेता कहाँ हैं जब गैस का सिलेंडर 900 रुपये का बिक रहा है? हमने सरकार छोड़ी थी तो 414 रुपये का सिलेंडर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, केंद्र सरकार कमीशन, बॉटलिंग चार्ज, दुनिया भर के सेस लगाकर 900 से ऊपर, वो तो तब है जब आप उसको बाजार से लो। और आपको अगर किल्लत होती है तो कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने के बाद ये कभी कभी 1000 के ऊपर पहुंच जाता है। तो इस सरकार ने हर वो कदम उठाया जिससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, रोजगार कम हो। आज लगभग पूरे राजस्थान, हिंदुस्तान के हर उत्तराखंड, हर राज्य में
आमदनी लोगों की कम हुई है, छटनी हुई है, नौकरियां कम हुई हैं। जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे, साथियों पिछले 2 महीने में 2 करोड़ रोजगार कम हुए भारत के अंदर। उद्योग लग नहीं पा रहे, विदेशी जो निवेश था वापस जा रहा है, हर तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और ऐसे कठिन समय में, कोरोना काल में, जब लोगों पर मल्लम लगाने की बात करनी चाहिए थी, लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की बात करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने मन बना लिया कि अब शासन हमारे पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम मनमानी करेंगे। पार्लियामेंट में जवाब देते नहीं, आरटीआई के जवाब मिलते नहीं, और जनता आज त्रस्त है। मैं नहीं समझता हूँ देश का कोई कोना होगा, और उत्तराखंड हमारा एक छोटा राज्य, बड़े अरमानों के साथ, बड़ी शहादत के बाद, कुर्बानियों के बाद ये राज्य बना था। बहुत उम्मीद थी इस राज्य के लोगों को कि हमारा विकास होगा, लेकिन पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने और पिछले 4.5 साल में राज्य सरकार ने जो कहा कि डबल इंजन गाड़ी बनेगी, दोनों सरकार एक पार्टी की होगी तो बहुत विकास होगा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड की सरकार भी फेल हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बार बार बदले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक छोटे राज्य में इस प्रकार बिना वजह अस्थिरता पैदा करने का काम जो किया जा रहा है, उसको जनता माफ नहीं करेगी। जनता ने सुशासन के लिए वोट दिया था, जनता ने उद्योग, नौकरी, रोजगार, किसानों की भलाई के लिए वोट दिया था। आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश आदि में, तो बहुत मजबूती के साथ और जितनी हम लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। पार्टी एकजुट है, मजबूती से काम करेगी, लेकिन हमारा प्रथम दायित्व ये है, हम सत्ता में और विपक्ष में हैं, आम व्यक्ति की, नौजवान की, किसान की, हमारी गृहिणी की, बहन बेटी की, हर व्यक्ति की आवाज़ हमको उठानी है। हमारा धर्म है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और आज क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, सोनिया गांधी जी ने हम सबको निर्देशित किया कि हमें सड़कों पर निकलकर जो आज लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और कोरोना काल में बजाय जनसेवा करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए लोगों की मदद करने की बजाय इस सरकार ने धावा बोल दिया है लोगों की जेबों के ऊपर। हम जब तक ये रोल बैक नहीं करेंगे, हमारी पार्टी और आम जनता, प्रदेश और देश की संघर्ष करते रहेंगे। और लोकतंत्र में अपनी बात बोलने का अधिकार हम लोगों को है। हम गांधीवादी तरीके से सब लोगों को साथ लेकर उस दिशा में काम करेंगे कि केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएं, और कुछ राहत प्रदान करने के लिए हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं। हम आंकड़ों के साथ कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, खपत कम हो रही है। जनता चाहती है कि इस कठिन समय में, जब वैसे ही लोगों की जेब में पैसा कम है, एक ऐसे समय में केंद्र सरकार को चाहिए कुछ दरियादिली दिखाएं, कुछ सहानुभूति दें। सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरने वाला है, सिर्फ चतुराई वाली बातें करने से, इश्तिहार देने से, अखबार में विज्ञापन देने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान चाहते हैं कि तीनों किसान के जो विरोधी बिल बने उनको वापस लिया जाए, और आम व्यक्ति को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के जो गैस का सिलेंडर है उन सब के दाम कम करें। आज एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है साथियों, आप बाजार में जाओ 500 रुपये लेके घी, दूध, तेल, चप्पल, जूता, चाय पत्ती, सब्जी, फल, कुछ भी आप ले लीजिए, आसमान छू रहा है। और कोई चिंता किसी को नहीं है, सिर्फ विवादित बातें कर कर, लोगों को भ्रमित कर कर वोट बटोरने का काम केंद्र सरकार कर रही है और राज्य सरकार कर रही है। इसके विरोध में लगातार अध्यक्ष जी, गांधी साहब, सभी लोग नाना प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। मुझे भी आज यहाँ आने का मौका मिला, और देवभूमि उत्तराखंड में जब भी हम लोग आए हैं, जनता ने संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। इसीलिए मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता का मिजाज हम लोग जानते हैं। ये सब कांग्रेस को आशीर्वाद देने का इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव घोषित होंगे और मतदान होगा तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और तब जाकर यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और किसी का कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए। जीवन दान देने की बात कर रहे हो, आप पहले बताइए नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम आलोक शर्मा, सभी पटवानी से। जिस जीवन दान देने की पार्टी के लिए अब यहाँ पे आए हैं, वहीं गहलोत सरकार को गिराने के पूरी कसर को छोड़ दिया, पूरी ताकत छोड़ दी थी गिराने के लिए। तो आपके लोगों को, आपके प्रदेश के लोग कैसे विश्वास करें जिन्होंने सरकार गिराने के लिए पूरी ताकत छोड़ दी थी? राजनीति में बहुत से आरोप लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ आरोपों का जवाब देकर उनको बल देने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के निर्मठ, कर्मठ, सच्चे सिपाही हैं।
और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, हर कदम हमारा उस दिशा में चलता है। हमारी सरकार जहाँ जहाँ बनी है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारी सरकार का दायित्व पूरा निभा रही है। और आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को उसके दांत खट्टे करने का काम अगर किसी ने किया तो मैंने किया, अध्यक्ष होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और आज हमारी सरकार जो चल रही है उसमें पूरा सहयोग हम सब लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी में ये विश्वास नेतृत्व के अंदर है कि अपनी बात हम रख सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने का काम हमारा नेतृत्व करता भी है। सचिन जी, कांग्रेस के जो विधायक हैं, पब्लिक के बीच में मैसेज ये है कि वो बिकाऊ है, तो ऐसे में बिकाऊ को वोट क्यों देगी? कांग्रेस पार्टी इस देश में 130 साल से राजनीति कर रही है। देश की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस वो विचारधारा है, ऐसा दल है जो हिंदुस्तान के हर राज्य में आज है, कहीं विपक्ष में है, कहीं सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देकर हरा सकती है। 7 साल का राज देखने के बाद आज जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा विकल्प है। और आज मैं कहता हूँ दावे से, पहाड़ हो, तराई हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, हर घर, गांव, ब्लॉक, झोपड़ी में आज कांग्रेस पार्टी का झंडा कार्यकर्ता मिलेगा आपको। जनता का मन कांग्रेस के पक्ष में है और इसका परिणाम आप देखिएगा जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उत्तराखंड के अंदर। सचिन जी आपने कहा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को जोड़ क्यों नहीं पा रही? केरल में आप 2019 में 16 लोकसभा सीटें जीतते हैं, लेकिन आप 21 के चुनाव में वहाँ सरकार नहीं बना पाते। असम में भी यही हुआ, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल गायब हुआ। फिर कनेक्ट क्यों नहीं हो रही पब्लिक कांग्रेस? देखिए, चुनावों में जहाँ तक आपने केरल की बात करी, ये बात सच है कि वहाँ यूडीएफ की सरकार नहीं बनी और एलडीएफ दोबारा वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वोटों का नहीं है। ये बात सच है, हम स्वीकार करते हैं कि सरकार हम नहीं बना पाए, हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ कमियाँ नहीं होंगी। लेकिन हम इतना गुरूर और घमंड नहीं करते हैं कि जनता के जनादेश को हम झुठला दें या उसको स्वीकार करने से इनकार करें। जहाँ पर हम कमज़ोर हैं वहाँ और ताकतवर बनने का काम करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि जनता के बीच में रहें, जनता के काम करें, उनकी आवाज़ को उठाएं। और महंगाई के मुद्दे पर मैं समझता हूँ कोई राजनीति नहीं है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। और मुझे लगता है कि अंततः इस सरकार की भी आँख खुलेगी, हमारा दबाव कामयाब होगा और केंद्र सरकार इन दामों को कम करेगी। सचिन जी, कांग्रेस के भीतर जो अंदर विरोध है, खासतौर पर ये हो रहा है कि जो युवा है वो आगे नहीं आ पा रही, छटपटाहट में आपकी जिसका नेतृत्व भी कर चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है युवाओं को जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो आगे आने नहीं किया जा रहा है, या पार्टी नेतृत्व भी कहीं ना कहीं किसी युवा को घर में? देखिए, ये बात सही है, 2014 में हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, 19 में भी हम लोग उम्मीद से कम सीट जीते थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि देश भर में, जैसे मैंने शुरू में कहा, हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन मौजूद है। ये बात भी सही है कि हमें जहाँ राज्यों में कमज़ोर हैं वहाँ हमें और ताकत लानी होगी, और इस काम को तभी हम कर सकते हैं जब एक संतुलन नेतृत्व हमारे अंदर जो है वो हम और कामयाब उसको करें। उसमें अनुभवी लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने देख लिया 14 के बाद, लोगों को लगा कि न जाने ऐसे जो वादे हमसे किए जा रहे हैं, मोदी जी जब पीएम कैंडिडेट बने थे तो बहुत सी बातें करे थे, आज 7 साल के बाद एक ऐसा क्षेत्र मुझे बता दीजिए, अर्थव्यवस्था का, नौकरी का, किसानी का, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पर, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, हर क्षेत्र में हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। फिर भी हम नारे देते हैं, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ भारत, लेकिन उन नारों का निकला क्या? मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी पार्टी की जब सरकार थी तो लोगों को हमसे कुछ शिकायत नहीं थी, लेकिन इस प्रकार का जो हालात आप देख रहे हैं, चीन क्या कर रहा है बॉर्डरों के ऊपर, लगातार इस देश में एक इस तरह की राजनीति की जा रही है जो कहीं ना कहीं द्वेष और घृणा को पैदा करती है। हम लोग, हमारी पार्टी और मैं, हम सब चाहते हैं कि देश में जो हमारा इतिहास, संस्कार हजारों साल पुराना रहा, वो प्रेम, प्यार, भाईचारा बना रहे। देखिए, देश में एकजुटता है, प्यार मोहब्बत है तो दल भी रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन अगर आपस में खिंचाव हो जाएगा,
एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि देश के लोग समझ गए हैं, नौजवान समझ गए हैं, परिवर्तन होगा, उत्तराखंड में भी होगा, देश में भी। क्या ये मान के चले कि सचिन पायलट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा, चुनौती देगा? मैं तो पेट्रोल डीजल की बात करने के लिए आया हूँ। आप कहाँ? उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी मोड़ में आ गई है, लेकिन ऐसा ना हो कि तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल जाए। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है थोड़ी देर पहले। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस रहा कोविड को टैकल करने में, वो सबके सामने। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले भाषणों में कल, लेकिन सब जानते हैं जो लाशों का कहर हम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से महामारी मची पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास कर से ज़्यादा थी, और उसको संभालने में पूरी तरह नाकाम रही वो सरकार। अब इश्तिहार देने से या बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से वो भरपाई नहीं हो पाएगी। अब तो तीसरी लहर के लिए जो उचित होगा वो सरकार को करना चाहिए, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जब कुछ बात बोलते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और हर चीज़ में राजनीति देखनी चाहिए, जनता की जान और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में चुनाव लड़ाया, आपका बहुत व्यापक अनुभव है संगठन को लेकर। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, आपकी क्या राय है? यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए पार्टी को या नहीं? हरीश जी कह रहे हैं कि घोषित करना चाहिए। देखिए, स्थापित परंपरा। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को। तो बढ़ती महंगाई को लेकर जहां वो सरकार को घेरते नजर आए, तो साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी ठोका है उत्तराखंड में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।